तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारी एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है हमारा अकाउंटेंसी का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, और इस चैप्टर के हम 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हम देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा सारे के सारे 100 एमसीक्यूज अलॉन्ग विद सोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना है, और इसी तरह के बाकी चैप्टर्स और बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स उसके भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो लिस्ट है उसको धीरे धीरे मैं करके अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आप वो सब देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर देना है। उससे क्या होगा कि आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे वो 3 गोल्डन वर्ड्स कहना चाहता हूँ जो आप सुनना चाहते हैं। जी हाँ, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने दोस्तों को बता दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पूरा सिलेबस बताया जा रहा है। तो अपने जो फर्स्ट टॉपिक है, जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे पहले हम इसके कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। तो पहला एमसीक्यू हमारी स्क्रीन पे ये रहा और आपकी भी स्क्रीन पे। तो सबसे पहला है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनाते क्यों हैं, उससे हमें मिलता क्या है। तो सबसे पहले डिटरमाइन मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, एसेसेस द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स। देखिए प्राइमरी ये चारों के चारों एक तरह से, अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे पहली बार अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे, चारों के चारों आपके एक तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। बिकॉज मार्केट वैल्यू हमें हमारी बैलेंस शीट से पता चल जाती है, हमारी एसेट्स कितनी, लाइबिलिटीज कितनी है, हमें एफिशिएंसी जो मैनेजमेंट की वो भी पता चल जाती है। कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स भी हमारा एक रूल्स होता है कि हर एक कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करना होता है, एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, ये सारी चीज़ें होती है। बट यहाँ पे हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा आंसर भी, जो कि हमारा प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर इकोनॉमिक में डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन मेकिंग के लिए जो भी हमें डाटा चाहिए वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं। सेकेंड एमसीक्यू आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैंडेटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अब इन जो 4 चीज़ दी है इनमें से कौन सा मैंडेटरी नहीं है। हमारा मैंडेटरी क्या क्या होता है, बैलेंस शीट होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ कंपनीज के लिए एक्सेप्शन होता है, यानी कि उनको नहीं बनाना पड़ता है। वो कौन सा होता है अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो डी वाला है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, ये हमारा मैंडेटरी नहीं होता है। आप चाहो तो बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे तब भी चलेगा। The financial statement of a company are prepared on the basis of what? हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर जाते हैं कंपनी के द्वारा वो किस बेसिस बनाए जाते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, रियलाइजेशन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो एक्रूवल बेसिस पे बनते हैं। यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, मैं बताता जा रहा हूँ, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कहाँ कंफ्यूज होगे कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस। बट आपको ध्यान रखना है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो एक्रूवल बेसिस पे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड यूजुअली, यानी कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से कितने पीरियड के लिए बनाए जाते हैं। यूजुअली हमारा एक अकाउंटिंग ईयर होता है या फिर एक फाइनेंशियल ईयर जो हमारा होता है उसके लिए हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1 फाइनेंशियल ईयर। आगे से जहाँ पर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो बार बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह मैं एफ एस बोलूँगा, तो जहाँ पे मैं एफ बोलूँ तो आप समझ जाइएगा वहाँ पे मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहने वाला हूँ। इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा और गला भी कम जाएगा। फिफ्थ वन इज द टर्म रिपोर्टिंग डेट रिफर्स टू, यानी कि जो टर्म होता है रिपोर्टिंग डेट वो हमारा क्या बताता है, वो बताता है डेट व्हेन द एफएस आर अप्रूव्ड, end of the accounting period for which FS are prepared, the date when the FS are presented to shareholders, the beginning of accounting period। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग डेट वो डेट होती है जो हमारी एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड होती है जब हम अपने FS को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब हमारे बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। इस पूरे 100 सीरीज में थ्योरेटिकल पार्ट भी है, बेसिक क्वेश्चंस भी, ऐसे हलवे वाले क्वेश्चंस भी आपको दिखेंगे, डिफिकल्ट भी दिखेंगे, और एंड तक आते आते आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी एमसीक्यू में दिखेंगे, बिकॉज आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग द कंपनीज। बैलेंस शीट क्या दिखाता है, परफॉर्मेंस दिखाता है, फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है, कैश इनफ्लो आउटफ्लोज,
परफॉर्मेंस ये हमारा P&L दिखाएगा, कैश इनफ्लो आउटफ्लोज हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाएगा, चेंजेस इन इक्विटी ये हमारा इक्विटी स्टेटमेंट बनता है वो आएगा। यहाँ पे हमारा जो बी वाला है फाइनेंशियल पोजीशन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हमारा बैलेंस शीट बताता है। बैलेंस शीट फॉलोज द अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन आंख बंद किया है एसेट्स इक्वल्स लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर फंड या फिर इक्विटी, तो यहाँ पे सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। 8 है एसेट्स आर क्लासिफाइड इन बैलेंस शीट एज, बैलेंस शीट में एसेट्स कितने जो हमारी लायबिलिटीज होती है, करंट नॉन करंट एसेट्स करंट नॉन करंट, तो यहाँ पे आंसर हमारा बी हो जाएगा। 9th है लायबिलिटीज आर क्लासिफाइड करंट नॉन करंट, ईजी वाले, तो ईजी क्वेश्चन में फालतू में दिमाग खर्चा करने से कोई फायदा नहीं, वो मुझे पता है आपको भी पता है। शेयर होल्डर फंड्स जो कि मैंने अभी ऊपर बताया, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है हमारा, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारी नॉन करेंट लायबिलिटीज होती हैं, ना कि शेयर होल्डर फंड होता है। रिजर्व एंड सरप्लस जी हाँ ये आता है, बट करेंट लायबिलिटीज ये तो अलग से ही पूरा हो जाता है। शेयर कैपिटल करेंट एसेट्स ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसका ऑब्वियस आंसर ए वाला शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेंट एसेट, ये इसमें से कौन सी करेंट एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी फिक्स्ड एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग देखिए यहाँ पे घुमा सकता है, अगर एक एडवांस लेवल पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ, वैसे टाइम तो नहीं बट सुन लीजिए। जहाँ पे मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर वाला है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है कोई, जहाँ पे उसका काम ही है लैंड खरीदना बिल्डिंग बना के बेचना, तो वहाँ पे उसका करंट एसेट हो जाएगा। बट नॉर्मल यूज केस में हमारी जो लैंड एंड बिल्डिंग होती है वो हमारी होती है लॉन्ग टर्म एसेट या नॉन करेंट एसेट। प्लांट एंड मशीनरी ऑलवेज नॉन करेंट एसेट होगी। इन्वेंट्री जो हमारी होती है वो हमारी क्या होती है, करंट एसेट होती है। तो इस वजह से हमारा सी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स हमारा करंट होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट होता है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स हमारा ये नॉन करेंट एसेट होता है, तो यहाँ पे हम सी लगा देंगे। चौथा ऑप्शन भी देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसके नाम में शॉर्ट टर्म है तो ये करंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जहाँ पे शॉर्ट टर्म लेस देन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स ये सब लिखा है तो आपका करंट ही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी क्या है, डिबेंचर्स हमारी करंट लायबिलिटी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। अगर रिडीमेबल विद इन 1 ईयर है तो वो करंट हो जाएगी, ज़्यादा समय के लिए तो हमारा वो हो जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स हमारे क्या होते हैं, वो हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होते हैं। अगेन यहाँ पे लॉन्ग टर्म पहले ही आ गया तो लॉन्ग टर्म लोन्स हो जाए लायबिलिटी हो जाएगी। ट्रेड पेबल्स हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे करंट लायबिलिटी होती है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी में आता है। 14th वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन करंट लायबिलिटी, अगेन नॉन करंट क्या है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म नाम में ही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये हमारा 1 साल के अंदर पे करना रहता है, डेट्स वाई करंट हमारी लायबिलिटी हो जाती है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा करंट होता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन इसके नाम में ही लॉन्ग टर्म है, तो आप समझ जाइए। तो ये वो जो सी टीयर के जो क्वेश्चन होते हैं, सी टीयर से यानी कि उसको क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन देखा, सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसे लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिखे टिक मार दे, तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन हैं। रिजर्व एंड सरप्लस हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल एसेट्स ऑफ कंपनी नहीं, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ कंपनी जी हाँ, अमाउंट रेज्ड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स जी नहीं, लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी तो लायबिलिटीज बताते हैं, डेट्स वाई हमारा बी वाला आ जाएगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द कंपनी यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे आज तक के प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट, करंट ईयर के प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई जाती हैं। थर्ड पार्ट ऑफ द सीरीज जिसमें हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हमने बैलेंस शीट देख लिया, हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया, अब हम थोड़ा सा P&L के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शोज द कंपनीज व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का क्या दिखाता है, फाइनेंशियल पोजीशन एट पॉइंट ऑफ टाइम, ये तो हमारा बैलेंस शीट दिखा रहा है। परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड, तो ये हमारा P&L जो होता है वो हमारा परफॉर्मेंस बताता है ओवर अ पीरियड। कैश आउटफ्लो इनफ्लो नहीं होगा, चेंज इन इक्विटी नहीं होगा हमारा। 17th है द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट विद, यानी कि जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पे आपका वो वाली P&L स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही जो हमारा ऐसे बनाया जाता है। यहाँ पे जो हमारा लिखते हैं, एक तरफ हमारा वो आता है क्या नाम से
एक तरफ हमारे एक्सपेंसेस आते हैं, एक तरफ हमारे इनकम्स आती हैं। तो ये वाला नहीं, ये वो वाला है जो हमारा शेड्यूल 3 वाला जो ऐसे बनता है, यहाँ पे चीज़ें लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट हमारा क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आता है, फिर अदर इनकम्स आती है, फिर टोटल इनकम्स आता है, फिर हमारा एक्सपेंसेस की पूरी लिस्ट आती है, फिर उसके बाद हमारा इनकम माइनस एक्सपेंस किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। 18th, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, COGS, कॉक्स भी कहते हैं जिसको कॉक्स, आपको क्या सुना है, COGS, कॉक्स, और कुछ नहीं। इंक्लूड्स, COGS में हमारा क्या आता है, सैलरीज एंड वेजेस, नहीं, ये हमारा एक्सपेंस होता है। रेंट एंड रेट्स, ये भी नहीं। परचेज स्टॉक इन ट्रेड, ये बिल्कुल ही अलग चीज़ हो जाती है। डेप्रिसिएशन, ये भी हमारा नहीं होता। लेकिन हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें हमारा क्या आएगा, सी वाला, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड अगर यहाँ पे केवल लिखा होता तो ये हमारा COGS में नहीं आता। लेकिन अगर यहाँ पे परचेज ऑफ है तो यानी कि हम यहाँ पे जो हमारा कॉस्ट हम बेच रहे हैं उसको रॉ मटेरियल्स वाला या स्टॉक इन ट्रेड जो हम खरीद रहे हैं वो हमारा COGS में आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा अगर फॉर्मूला के द्वारा अगर हम कैलकुलेट करना चाहे तो उसमें क्या हमारा आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट के लिए हमें दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट, यानी कि जितना पैसा आया और जितना कॉस्ट लगाया है उसको माइनस करेंगे, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के चला आएगा। बाकी के एक्सपेंसेस आप माइनस कर दोगे तो आपका एक तरह से नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, जो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये भी नहीं होता है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ये हमारा होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, सी वाला, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये आया, इज कैलकुलेटेड एज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट देखिए दो ऑप्शन में दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि है हमारा ए वाला। 22 क्या कहता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम इंक्लूड, नॉन ऑपरेटिंग इनकम यानी कि ऐसी इनकम्स जो हमारे मेन जो बिजनेस ऑपरेशन है उसके अलग से, यानी कि उसके अलावा कोई इनकम हम कमा रहे हैं तो वो क्या आता है, सेल्स रेवेन्यू हमारा ऑपरेटिंग इनकम होता है। इंटरेस्ट रिसीव जो होता है वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग होता है। कमीशन अर्न हमारा ऑपरेटिंग हो सकता है। रेंट रिसीव फ्रॉम मेन बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि मेन बिजनेस एक्टिविटी अगर ये ना लिखा होता तो यहाँ पे हमारा ये नॉन ऑपरेटिंग हो जाता, बट यहाँ पे मेन बिजनेस एक्टिविटी लिखा है तो हमारा वो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग हो जाएगा। डेट्स वाई यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम में हम जो बी वाला है इंटरेस्ट रिसीव उसको मार्क करके चले जाएंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारा क्या आता है, उसमें इंक्लूड है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आएंगे, सैलरीज हमारे ऑपरेटिंग हो सकते हैं। डेप्रिसिएशन हमारी मशीनरी पे लगता है, डेट्स वाई वो ऑपरेटिंग होता है। सेलिंग एक्सपेंसेस हमारा डायरेक्टली सेल्स से रिलेटेड है तो हमारा ऑपरेटिंग हो जाएगा। सी वाला जो है इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, यानी कि बोरोइंग्स हम ले रहे हैं उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो हमारा एक तरह से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाता है। नेट प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, हमने ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट देखा, हमारा जो COGS है उसमें से सॉरी रेवेन्यू जितना हमारा आया है और उसमें से माइनस कर देंगे COGS तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट हमारा कैसे आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा कैसे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेंगे जो हमने अभी ऊपर निकाला था, उसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, तो हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल के चला आएगा। 25th, इनकम टैक्स इज डिडक्टेड टू अराइव एट, यानी कि इनकम टैक्स जो हमारा होता है वो हम कब निकालते हैं, तो हमारा इनकम टैक्स डिडक्ट किया जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि इनकम मान लीजिए हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट आया, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे जिससे कि हमारा वो आ जाता है नेट प्रॉफिट में से, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आता है वो आया हमारा, हमने टैक्स माइनस किया इनकम टैक्स, तो उसके बाद हमारा आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट जिसको कहा जाता है। अब नेक्स्ट हमारा हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि 4th पार्ट है हमारे इस चैप्टर का।
इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ पीरियड। ड्यूरिंग क्या होता है? क्लासिफाइड इनटू यानी कि जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को दिखाता है एक पीरियड में, जो कि क्लासिफाइड होता है 3 चीज़ों में, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ये 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती है, 3 तरह की मूवमेंट्स होती हैं हमारी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्राइमरीली रिजल्ट्स फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहाँ से आता है हमारा? सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये हमारा नहीं होगा। बोरोइंग एंड रिपेमेंट ऑफ लोन, ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है। इशू एंड रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है। ये हमारा सी होगा, प्रिंसिपल्स, द प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी, ये हमारा एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो हो जाता है। 28 वाला क्वेश्चन देखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्राइमरली रिलेट्स टू, जो हमारा कैश फ्लो होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का वो प्राइमरली किससे रिलेट करता है? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स। आपको उन्हें चारों ऑप्शन पढ़े। अब आपके एग्जाम में क्या हो सकता है कि नहीं याद आया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या था या फाइनेंसिंग क्या था, इन्वेस्टिंग क्या था, तो आपको ध्यान से बैठ के सोचना है एक बार। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात हो रही है तो यहाँ पे जो हमारा एक्विजिशन डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स है, तो लॉन्ग टर्म एसेट्स हमारे एक तरह से इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ गया, यानी कि एक्विजिशन किया, डिस्पोजल किया, तो उसको डिस्पोज किया तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये सारी चीज़ें हमारी उसमें आ जाती हैं। 29 वाला, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ प्राइमरली इन्वॉल्व्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो हमारा कैश फ्लो होता है उसमें प्राइमरली क्या चीज़ें होती हैं? सेल ऑफ फिक्स गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो हमारा ऑपरेटिंग का हो गया। परचेज ऑफ इन्वेंट्री, ये भी हमारा ऑपरेटिंग का कह सकते हैं। पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये तो लिखा ही है, तो यहाँ पे हमारा जो बी वाला है चेंजेस इन इक्विटी एंड डेट, हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। 13 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का एक एग्जाम्पल हमें पूछा गया है। परचेज ऑफ मशीनरी नहीं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ना, जो हमारा कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर है ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे आता है, बिकॉज ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम सामान बेच रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, हमें पैसा आ रहा है तो हमारा कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स हो गया। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का एक एग्जाम्पल बताना है। पेमेंट टू सप्लायर्स, परचेज ऑफ लैंड, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बात हो रही है। ये जो दोनों चीज़ें ये हमारी फाइनेंसिंग की हो गई, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। हमें इन्वेस्टिंग का बताना है तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हमारा बी वाला हो जाएगा, जो कि हमारा परचेज ऑफ लैंड। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमने ऑपरेटिंग देख लिया, इन्वेस्टिंग देख लिया, अब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एक एग्जाम्पल देखेंगे। रिसीट ऑफ इंटरेस्ट, सेल ऑफ गुड्स, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी वाला आंख बंद करके लगा देना है, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। 33, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम कैसे बना सकते हैं यूज़ करते हुए? हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट के 2 मेथड्स होते हैं बनाने के, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। इनडायरेक्ट मेथड में आपके दिमाग का भजिया पाव बन जाता है, डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा इजी पड़ता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट विथ। यहाँ पे इनडायरेक्ट में हम एक तरह से जैसे हम P&L स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमारा सेल्स हो गया, परचेज हो गया, वैसे वैसे करते 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 नेट प्रॉफिट पे आते हैं। इनडायरेक्ट एक्टिविटी ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब हम स्टार्ट करते हैं हम अपना नेट प्रॉफिट को लेकर के फिर सारी चीज़ें उसमें कुछ ऐड माइनस करते हुए हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालते हैं। तो वहाँ पे हमारा जो सबसे पहला एलिमेंट होता है वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट। 35 आ गया हमारा, एन इंक्रीज इन सॉरी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं।
एन इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर विल रिजल्ट इन, यानी कि अगर साल भर में हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो अगर बढ़ रहे हैं तो वो हमारा क्या रिजल्ट करेगा? इंक्रीज इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, डिक्रीज इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, या फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा, या फिर इंक्रीज इन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है, ये तो ऑप्शन, ये और दो ऑप्शन तो नहीं होने वाले हैं। इसमें से क्या होगा, जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल है वो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट मेथड में एक तरह से एसेट्स बढ़े हैं, तो उसका कहीं ना कहीं जो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इफेक्ट है वो अपोजिट हो जाएगा। तो डेट्स वाई यहाँ पे आंसर बी होगा, जो कि हमारे डिक्रीज इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिकॉज हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो बढ़ रहे हैं। सिंपल सी बात है, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है तो पैसा हमारे पास कम आ रहा है, तभी वो बढ़ रहा है एक तरह से। अब यहाँ पे हमारे कुछ न्यूमेरिकल एमसीक्यूज हैं बैलेंस शीट रिलेटेड। थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया, 35 एमसीक्यूज थे। अब जो बाकी के हैं उसमें से मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस थ्योरेटिकल भी रहेंगे। इफ टोटल एसेट इज 10 lakhs, टोटल लायबिलिटी इज 4 lakh, देन शेयर होल्डर फंड कितना होगा? अकाउंटिंग इक्वेशन याद है, एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड। तो यहाँ पे हमारा एसेट है 10 लाख, लायबिलिटी हमारा 4 लाख, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 6 लाख। डेट्स वाई हमारा सोल्यूशन भी देख सकते हैं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज किया, 10 लाख माइनस 4 लाख, आंसर आ गया हमारा 6 लाख, जो कि हमारा बी। करंट एसेट्स 3 लाख के हैं, नॉन करंट एसेट्स 7 लाख के, देन टोटल एसेट्स कितने हुए हमारे? कितने हो गए? 3 लाख प्लस 7 लाख, इजी क्वेश्चन, 10 लाख। एसेट्स में क्या आता है? करंट प्लस नॉन करंट, सिंपल सी बात है। इफ शेयर कैपिटल इज 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस इज 2 लाख, देन शेयर होल्डर फंड हमारा कितना होगा? शेयर होल्डर फंड में हमारे क्या आते हैं? शेयर होल्डर फंड इक्वल्स शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पे हमारा 5 लाख प्लस 2 लाख, आंसर आ जाएगा हमारा 7 लाख। इफ करंट लायबिलिटीज 1.5 लाख, नॉन करंट 2.5 लाख, टोटल लायबिलिटीज प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, दोनों को 1.5 लाख प्लस 2.5 लाख हमारा आ जाएगा 4 लाख, हमारी जो करंट टोटल लायबिलिटी है वो। 48 देखते हैं हमारा, इफ टोटल एसेट्स इज 8 lakhs, शेयर होल्डर फंड इज 5 लाख, देन टोटल लायबिलिटी, यानी कि बात हो रही है यहाँ टोटल एसेट दिया हुआ है हमें जो कि हमारा 8 लाख, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है 5 लाख, हमें लायबिलिटीज पूछी जा रही है। अगेन यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन कहीं ना कहीं से आ जाता है, तो हमें एसेट दिया है जो कि हमारा 8 लाख, 8 लाख एसेट्स है हमारी, लायबिलिटीज नहीं दी है, हमें फंड दिया हुआ है शेयर होल्डर फंड 5 लाख, तो इसको हम इधर ले जाएंगे, ये 8 लाख में से माइनस हो जाएगा 5 लाख, आंसर आ जाएगा हमारा 3 लाख। देखो ये सिंपल सी चीज़ है बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, डेट्स में मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हमारे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से भी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 10 लाख रुपए है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन COGS हमारा 6 लाख रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? आंख बंद किया 10 लाख रुपए, आए हैं 6 लाख रुपए, गवाए हैं, बचे कितने? 4 लाख रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख रुपए। इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 4 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1.5 लाख, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो माइनस किया 4 लाख में से 1,50,000, हमारा 2.5 लाख रुपए जो ऑप्शन ए है वो हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आई नो थोड़े से ये क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं, आई बिलीव मी क्वेश्चन एग्जाम्स में भी इजी आएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे जो कि आपका दिमाग घुमा देंगे, बट कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो वो भी आपके लिए इजी हो जाएंगे अल्टीमेटली। 43 पे आते हैं, इफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 2,50,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 50,000, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 20,000, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT पूछा है हमारा, यहीं पे टैक्स भी दे देता तो हमारा पैट निकल आता, बट टैक्स नहीं दिया, डेट्स वाई हमारा ये PBT हो गया। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है PBT का? PBT इक्वल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर देंगे हमारा नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि 2.5 लाख में प्लस कर देंगे हमारा 50,000 माइनस कर देंगे हमारा 20,000, आंसर आ जाएगा हमारा 2,80,000, आंसर ये हो गया 2,80,000। इफ PBT इज 2,80,000, इनकम टैक्स इज 80,000, पैट आएगा हमारा 2 लाख, सिंपल इजी क्वेश्चन। अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स है,
टैक्स माइनस कर दिया, हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। तो 2,80,000 में से 80,000 गया, 2 लाख हमारा PAT पैट आ गया। इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 15 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू COGS हमारा दिया है 9 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस COGS 9 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया हमारा 3 लाख, नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ गया हमारा 60,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया हमारा 30,000, इनकम टैक्स भी दे दिया इसी में। अब हमारा पैट क्या है, तो देखो यहाँ पे आ गए ये ऐसे। अब ये ऐसे क्वेश्चन देख के जब आप एग्जाम में देखो तो आपका दिमाग थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। घबराना नहीं है, शांति से बैठना है, एक सीक्वेंस में चलना है। सबसे पहला हमें PBT चाहिए, हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आ गया, हमारा जो 15 लाख है, 15 लाख में से माइनस किया 9 लाख, यानी कि हमारा रेवेन्यू माइनस COGS किया, हमारा जो 6 लाख रुपए वो हमारा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर हमने क्या किया, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया, 6 लाख माइनस 3 लाख, 15 लाख माइनस 9 लाख किया, 6 लाख हमारा आ गया क्या, और ग्रॉस प्रॉफिट। अब उस ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख में से माइनस करेंगे हमारा 3 लाख ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो हमारा 3 लाख क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें से कहाँ गया, अब जो 3 लाख आया उसमें जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 लाख लेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे, 30,000 माइनस कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जैसे कि हमने यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, अभी ये जो आया था, ये जो क्वेश्चन आया था इसमें जैसे हमने किया था, जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था उसमें से हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दिया, नेट हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया वो हो गया 3,30,000। अब 3,30,000 में से जो हमारा 90,000 है वो हमारा टैक्स है, तो 90,000 3.3 लाख में से माइनस कर दिया 90,000, हमारा जो 2,40,000 है वो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे आ गया। तो 2,40,000 ऑप्शन नंबर सी को हम मार्क कर देंगे। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैश फ्लो स्टेटमेंट के फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड। नेट प्रॉफिट 2 लाख दिया है, डेप्रिसिएशन 30,000 है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 20,000 है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री 15,000 है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 25,000 है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें पता करना है। तो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले 2 लाख लिया हमने, यहां पे दिखाता हूं आपको, 1 मिनट, हमने यहां पे 2 लाख लिया, इसमें से सबसे पहले हम क्या माइनस कर देंगे, नेट प्रॉफिट में से माइनस नेट प्रॉफिट है, हम ऐड कर देंगे हमारे डेप्रिसिएशन, हम रिवर्स चल रहे हैं। तो जो चीज़ें प्रॉफिट में से माइनस हो रही थी उसको ऐड कर रहे हैं, जो ऐड हो रही थी माइनस कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन को हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आ गया हमारा 30,000 ऐड। उसके बाद इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, तो हमारे कैश फ्लो कम हो रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आया था, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है तो हमारे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कम हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे जो 20,000 है, जो 20,000 ट्रेड रिसीवेबल है उसको ब्रैकेट में लगाया, ये हमारे माइनस हो गए। उसके बाद हमारा क्या है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में डिक्रीज आ रहा है, उसको हम ऐड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 15,000। अब नेक्स्ट ट्रेड पेबल्स 25,000 आया, ट्रेड पेबल्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ये हो गया हमारा 25,000। ये है इसका टोटल हमारा आ जाएगा 2.5 लाख, जो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो हमारा 2.5 लाख यहाँ पे आ जाएगा। एग्जाम में जैसे मैंने अभी करके दिखाया सिमिलरली आपको वैसे ही करना है, पैनिक नहीं करना है। एक एक चीज को पेंसिल लीजिए, जैसे कि आपका अगर MCQ आ रहा है पेंसिल लीजिए, यहीं पे लिखना शुरू कर दीजिए। आई नो एग्जाम में जब आप लिखने जाएंगे तो एग्जामिनर आपको मना कर सकता है कि क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखना है ये वो, बट आपको इसको पेंसिल से लिख करके सीक्वेंस वाइज में अगर आप चलेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा आता है नेट लॉस दिया हुआ है। अगेन नेट लॉस यानी कि जो सबसे ऊपर जो वैल्यू है उसको हम माइनस में ही लिखेंगे। तो नेट लॉस 50,000, डेप्रिसिएशन 10,000, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल है, डिक्रीज है, इंक्रीज होता है तो माइनस करते हैं, डिक्रीज है तो ऐड हो जाएगा।
इंक्रीज इन इन्वेंट्री है, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स है। ट्रेड पेबल्स बढ़ रहे थे तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट लॉस लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, यानी कि 50,000 प्लस 10,000। ट्रेड रिसीवेबल्स को डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे उसको हम माइनस कर देंगे, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, ऐड कर देंगे हमारे इंक्रीज इन इन्वेंट्री को, माइनस कर देंगे हमारे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स को। उसके बाद जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 49,000। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है ये -45 की जगह -49 होना चाहिए। तो आंसर जो हमारा ए है वो हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा अगेन थोड़े से थ्योरेटिकल पोर्शंस वाले क्वेश्चन आ गए हैं। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज क्लासिफाइड अंडर विच एक्टिविटी इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि फिक्स्ड एसेट हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट की कौन सी एक्टिविटी होता है, तो फिक्स्ड एसेट का खरीदना बेचना हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाता है। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज क्लासिफाइड अंडर विच एक्टिविटी इन द कैश फ्लो, एक इक्विटी शेयर्स को इश्यू कर रहे हैं वो हमारा हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का पेमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी, शेयर्स को इश्यू करना, रिडीम करना, डिविडेंड देना, तो ये सारी चीज़ें हमारी फाइनेंसिंग में आ जाती है। 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट। मैं लूंगा जस्ट 2 सेकेंड्स, थोड़ा सा पानी पीना है। अब हमारा 51th क्वेश्चन है जो कि हमारा फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि शेड्यूल 3 जो हमारा कंपनीज एक्ट का है उसमें से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L is prescribed in Schedule 3. As per Schedule 3, assets are presented in the balance sheet in order of. जो हमारा Schedule 3 में जो assets दिखाए जाते हैं वो किस ऑर्डर में दिखाए जाते हैं, तो वह है परमानेंस ऑर्डर में। As per Schedule 3, liabilities are presented in balance sheet in order of maturity, मतलब जैसे जैसे liabilities हमारी मैच्योर होती जाएंगी उस ऑर्डर में हमें दिखाना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द अंडर विच मेजर हेडिंग इज गुडविल, गुडविल हमारे कौन से हेडिंग में शो करी जाती है, तो गुडविल हमारी एसेट होती है। कौन सी एसेट होती है, इनटेंजिबल एसेट होती है। तो हमारा जो नॉन करेंट एसेट्स में हमारा जो PPE एंड इनटेंजिबल गुड्स होता है तो उसके अंडर में हमारा जो इनटेंजिबल एसेट्स अंडर नॉन करेंट एसेट्स, तो ये हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा। 55 वाला क्या होता है, ट्रेड पेबल्स हमारा कौन से हेड के अंदर आता है, तो जो ट्रेड पेबल्स होते हैं वो हमारी लायबिलिटीज होती है और वो हमारी एक तरह से करंट लायबिलिटी होती है, तो डेट्स वाई ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अंडर विच मेजर है डिबेंचर्स, डिबेंचर्स हमारे कौन से लायबिलिटीज होते हैं, डिबेंचर्स हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है, डेट्स वाई वो हमारी नॉन करेंट लायबिलिटी में आ जाती है। अंडर विच मेजर हेडिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हमारी एसेट होती है, कौन सी एसेट होती है, हमारी करंट एसेट होती है, तो आंसर नंबर सी। अभी तक देखिए थोड़ा सा ग्राफ जो था, इजी क्वेश्चंस आ रहे थे, फिर थोड़े से न्यूमेरिकल आए, टफ हो गया, फिर अब ग्राफ नीचे आ रहा है। इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आए, कुछ क्वेश्चन ईजी टफ ऐसे आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि टफ आते रहेंगे फिर ईजी आ जाएंगे फिर ईजी आते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। 58 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L इंक्लूड्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में हमारा क्या आता है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमारा जो सी वाला है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यही अकेले चीज़ आती है। बाकी जो चीज़ें वो हमारी अदर इनकम में आती हैं। तो अदर इनकम में क्या क्या कौन सी चीज़ें आती हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये तो हमारा कोई इनकम नहीं हुआ। सैलरी इन वेजेस, ये हमारा एक्सपेंस हुआ। इंटरेस्ट इनकम जो होती है वो हमारी अदर इनकम में आती है, बिकॉज ये 3 जो चीज़ दी हुई हैं ये हमारी एक तरह से एक्सपेंस में आ जाती है। फिनेंस कॉस्ट, फिनेंस कॉस्ट हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L में क्या आता है, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनेंस कॉस्ट है वो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारी फाइनेंस कॉस्ट के अंदर में आता है। अब हमारा जो कुछ नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं उसके कॉन्सेप्ट के कुछ MCQs, उससे क्या होगा आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी।
Notes to accounts are integral part of FS as they provide summary of the financial data, explain the accounting policy adopted, provide additional information. तो आगे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम एडिशनल नोट में ही यही चीज़ लिखते हैं कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करी गई है, कि कोई अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कोई कंटीजेंट लायबिलिटीज़ वगैरह होने वाली है तो उसको हम डिस्क्लोज करते हैं. तो डेट्स वाई ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मार्क हो जाएगा. 62 हमारा क्या कहता है, नोट्स टू अकाउंट्स प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटीज़, कमिटमेंट्स, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव. अगेन ऑल ऑफ द अबव 99% जगह, कुछ 1% होगा जहाँ पे जो एग्जामिनर वो आपके फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ खेलेगा जैसे वो खेल गई थी. उसी तरीके से जो यहाँ पे हमारा 62 का डी वाला जो है उसको आप ऑल ऑफ द अबव कर देंगे बिकॉज कंटीजेंट लायबिलिटी अभी जैसे मैंने ऊपर बोला वो कमिटमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ों को हम डिस्क्लोज करते हैं. सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय कंपनी आर डिस्क्लोज्ड इन. अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को हम कहाँ पे डिस्क्लोज करते हैं, अभी हमने ऊपर कहाँ पे पढ़ा, तो वो हमारा नोट्स टू अकाउंट्स में. डिटेल्स ऑफ PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स आर प्रोवाइडेड इन. इसकी डिटेल्स हमारी कहाँ पे आती है, तो हमारी इसकी डिटेल्स आती है नोट्स टू अकाउंट्स में, यानी कि कौन सी प्लांट एंड मशीनरी है, कितनी डे लाइफ हो गई, क्या सारी चीज़ें हैं, तो वो. डिटेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कहाँ पे हम देते हैं, अगेन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपको याद हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में मतलब एक उसमें एक तरह से परफॉर्मा बनता है कि 6 मंथ वाला, मोर देन ईयर, 5 ईयर्स, तो वो सारे जो क्लासिफिकेशन वगैरह होता है तो वो हमारे नोट्स टू अकाउंट में हम लिखते हैं उसको. 66 हमारा देखते हैं. अब यहाँ पे हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल के बेसिस पे हमारे कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं. गोइंग कंसर्न एजम्पशन इम्प्लाइज डेट द बिजनेस विल, तो सोल्ड इन नियर फ्यूचर, कंटिन्यू टू ऑपरेट द फोरसीएबल फ्यूचर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है. कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है, बी द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड फॉर पीरियड टू पीरियड. एक्रूवल प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है, जैसे कि हमारा जो फर्स्ट या सेकंड जो MCQ था जहाँ पे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस प्रिंसिपल के बेसिस बनाया जाता है, तो हमने कैश बेसिस देखा था, एक्रूवल बेसिस देखा, तो राइट ऑप्शन एक्रूवल बेसिस था. तो एक्रूवल बेसिस क्या होता है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड टू विच दे रिलेट, यानी कि जिस साल के रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं उसी साल में हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो हमारा वो एक्रूवल कॉन्सेप्ट हो जाता है. The matching principle implies that matching principle क्या कहता है, assets should be matched with liabilities, revenue should be matched with expenses incurred to earn that revenue. तो यहाँ पे आपको confusion A and B में होगा, but again matching principle जो होता है यहाँ पे हमारा B वाला होगा कि जो revenue हमने revenue जो है वो मैच होना चाहिए expenses incurred to earn the revenue, यानी कि जो इनकम आई है वो हमारी मैच होनी चाहिए जितना हमने खर्चा किया, यानी कि 100 रुपये कमाए हैं तो 100 रुपये की चीज़ें जो जगह ही हैं वो हमारी मैच होनी चाहिए, बाकी जो एक्सेस में है वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है. मटीरियलिटी जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या इम्प्लाई करता है, ऑल ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड नो मैटर हाउ स्मॉल, ओनली सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज, FS शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, तो ये तो हमारा कंसिस्टेंसी वाला हो गया. एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट मार्केट वैल्यू, नहीं, यहाँ पे जो हमारा बी वाला है ओनली सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज, यानी कि मटेरियलिटी, यानी कि जो हमारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन होती है उसको हमें अपने FS में डिस्क्लोज करना चाहिए. अब कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हमारे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हैं. अगेन यहाँ पे जो ग्राफ है वो थोड़ा सा नीचे जाते हुए यहाँ पे थोड़े ईजी क्वेश्चन आएंगे. प्रिपेयर द FS स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प्स इन, यानी कि FS स्टेटमेंट एनालिसिस क्या बताता है हमारा, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो हम एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे FS हैं वो ऑलरेडी बन चुके हैं, तो ये तो आंसर नहीं होने वाला. अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये लग रहा है. ऑडिटिंग द FS, ये तो बिल्कुल नहीं होगा. फाइलिंग द FS विद रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ये भी तो यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब कि आंसर बी अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग, यानी कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे साथ है तो उसको समझेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे. कॉमन टूल्स फॉर FS एनालिसिस इंक्लूड्स, कौन कौन से टूल्स होते हैं,
ट्रायल बैलेंस लेजर नहीं, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, जर्नल एंड कैश बुक नहीं, ये सब तो पार्ट होते हैं उसके। तो एनालिसिस के हमारे होते हैं रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज डेटा फॉर व्हाट, अ सिंगल पीरियड, 2 और मोर पीरियड, पार्ट ऑफ अ पीरियड, एंटायर लाइफ पीरियड। कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो होते हैं हमारे यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा जो पीरियड्स होते हैं उसके स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा को शो करता है। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट आइटम्स एज अ परसेंटेज ऑफ अ कॉमन बेस सच एज, जो हमारे कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं तो वो जो कॉमन बेस का जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है हमारा, तो टोटल एसेट्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, टोटल इक्विटी या नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए भी आप कर सकते हैं, बी भी आप कर सकते हैं, बिकॉज जो हमारा टोटल एसेट्स हैं फॉर बैलेंस शीट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर स्टेटमेंट ऑफ P&L, यानी कि जब हम बैलेंस शीट की बात करेंगे तो हमारा टोटल एसेट हो जाएगा, और जब P&L की बात करेंगे तो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो हो जाता है। ट्रेंड एनालिसिस इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग फाइनेंशियल डेटा। ट्रेंड एनालिसिस इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग फाइनेंशियल डेटा ऑफ व्हाट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स। अब कुछ मिसलेनियस एमसीक्यूज के बारे में हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी लिमिटेशन है यानी कि डिसएडवांटेज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। दे आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, दे प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर वैल्यू, दे आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दे आर यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, लिमिटेशन पूछा है ना कि एडवांटेजेस। इंटरिम एफएस आर प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड शॉर्टर देन 1 ईयर। इंटरिम देखो फाइनेंशियल एफएस जो होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जो हमारे फाइनल ईयर में बनते हैं यानी कि ईयर खत्म होने के बाद आफ्टर 31 मार्च, और एक जो होते हैं हमारे बीच में बनाए जाते हैं। तो वो जो बीच में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो किसी रीज़न से हो सकते हैं, हमारे बैंक से लोन लेना तो उन्होंने कह दिया, या फिर अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो आपको हर पर क्वार्टर का एफएस देना पड़ता है। तो जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमारे लेस देन अ ईयर के होते हैं। कंसोलिडेटेड एफएस आर प्रिपेयर्ड व्हेन अ कंपनी हैज़, कंसोलिडेटेड हमारे जो एफएस होते हैं वो कब प्रिपेयर कर जाते हैं, जब हमारे एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरीज होती हैं तब। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रेजेंट प्रिपरेशन ऑफ एफएस लाइज विद द, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एफएस को प्रिपेयर करने की वो किसके ऊपर होती है, वो होती है हमारी मैनेजमेंट के ऊपर। द ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रोवाइड एन ओपिनियन ऑन वेदर द एफएस प्रेजेंट, यानी कि ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है वो क्या बताती है हमें, वो हमें बताती है अ ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी कि जो एफएस है वो ट्रू है और फेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटिजेंट लायबिलिटी, कौन सी चीज़ें हमारी कंटिजेंट लायबिलिटी भी होती है। ट्रेड पेबल ये हमारी करंट लायबिलिटी होती है, आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट लायबिलिटी होती है, क्लेम पेंडिंग इन कोर्ट अगेंस्ट द कंपनी ये हमारी होती है कंटिजेंट लायबिलिटी। देखो कंटिजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसकी अभी लायबिलिटी हमारी हुई नहीं है, बट इन फ्यूचर ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस या बिकॉज ऑफ सम हैपनिंग इवेंट्स तो हमारी वो लायबिलिटी कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे जो क्लेम पेंडिंग इन कोर्ट अगेंस्ट द कंपनी वो हमारी कंटिजेंट लायबिलिटी होगी, यानी कि अगर कोर्ट में हमारे ऊपर केस हुआ है और हम हार जाते हैं तो हमें फ़ाइन पे करना पड़ेगा, तो वो हमारी लायबिलिटी हो गई। अगर हम जीत जाते हैं तो हमें फ़ाइन नहीं पे करना होगा, तो इस वजह से वो कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमिटमेंट, कौन सी चीज़ यहाँ पे कमिटमेंट है, तो डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट नहीं, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ना, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी इन द फ्यूचर, तो यहाँ पे हमें एक कमिटमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा सी वाला हो जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स इन असेसिंग द कंपनीज, क्या बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी तो P&L है, सॉल्वेंसी नहीं, एफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं, तो ये हमारा क्या बताता है लिक्विडिटी, यानी कितना कैश फ्लो क्या है कि मतलब कितना पैसा आ रहा है बाहर जा रहा है, तो ये लिक्विडिटी बताता है हमारी कंपनी की। बैलेंस शीट हेल्प्स इन असेसिंग द कंपनीज, वो क्या बताती है प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये तीनों नहीं होगा, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है हमारा बैलेंस शीट। द स्टेटमेंट ऑफ P&L हेल्प्स इन असेसिंग द कंपनीज, स्टेटमेंट ऑफ P&L हमारा क्या बताता है प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, उसका काम ही वही है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है,
फाइनेंसिंग में हमारा क्या क्या चीज़ें आती, वही शेयर्स वगैरह पार्ट, बेचना खरीदना, डिविडेंड, इंटरेस्ट, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो हमारा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है वो हमारा हो जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन 4 में से क्या है? पेमेंट टू सप्लायर्स, सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, पेमेंट ऑफ सैलरीज, रिसीट ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पे हमारा जो बी वाला है सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, ये हमारा एक तरह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी? परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, नहीं। सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी। तो हमारी रॉयल्टी एक तरह से डायरेक्ट लिंक्ड होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, डेट्स वाई हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। ओनली इफ द रॉयल्टी इज द मेन रेवेन्यू सोर्स, यानी कि रॉयल्टी वगैरह क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई राइटर हूँ और मैंने कोई बुक लिखी और मैंने आपको दे दी कि आप भैया मेरे नाम से इसको पब्लिश करो, तो आप एक पब्लिक बुक पब्लिश हाउस हो, तो मेरी जो कंटेंट मैंने दिया आप उसको प्रिंट करके पब्लिश कर रहे हो और जितना भी आप बेच रहे हो तो उसके ऊपर एक कमीशन मुझे पे कर रहे हो, उसको हम रॉयल्टी का नाम देते हैं। तो अगर आपकी रॉयल्टी मेन रेवेन्यू सोर्स है तभी आप उसको ऑपरेटिंग में लोगे, अदरवाइज वो ऑपरेटिंग में नहीं आएगा हमारा। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रेस्क्राइब्ड बाई, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कहाँ बताया जाता है? यहाँ पे बहुत सारे लोग अंधी में शेड्यूल 3 टिक कर देंगे, बट नहीं, जो हमारा AS3 होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जो अकाउंटिंग के गाइडलाइंस होती है, रूल्स होते हैं, वो जो AS3 होता है वो हमारा जो होता है हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट को बताता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हमारा क्या आएगा? मार्केटेबल सिक्योरिटीज विद अ मैच्योरिटी ऑफ मोर देन, बैंक ओवरड्राफ्ट, रॉ मटेरियल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। तो यहाँ पे हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर सम इंटरप्रिटेशंस। वर्किंग कैपिटल हमारी कैसे इंक्लूड होती है? तो वर्किंग कैपिटल में हमारा क्या आता है? वर्किंग कैपिटल इक्वल्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपने अभी तक नहीं जाना है तो WC इक्वल्स CA माइनस CL, यानी कि वर्किंग कैपिटल इक्वल्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। A high working capital generally includes, हाई वर्किंग कैपिटल में क्या दिखाता है? गुड लिक्विडिटी, यानी कि आपके पास ज़्यादा वर्किंग कैपिटल तो आपके पास लिक्विडिटी यानी कि कैश पड़ा हुआ है, कभी ज़रूरत पड़ी तो हम कैश को इस्तेमाल कर लेंगे। लो वर्किंग कैपिटल और निगेटिव वर्किंग कैपिटल हमारा क्या दिखाता है कि अगर हाई है तो अच्छी लिक्विडिटी है, वर्किंग कैपिटल हमारा पास कम है या लो है तो हमारा पुअर लिक्विडिटी शो करता है वो। द डेट इक्विटी रेशियो इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, डेट इक्विटी रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हम कैलकुलेट करते हैं बैलेंस शीट से। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वो हमारा किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस से। द प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज कैलकुलेटेड फ्रॉम बी, स्टेटमेंट ऑफ P&L। देखो अभी इन सब चीज़ को डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये मिसलेनियस में इसमें ज़रूर आ गए, बट जो हमारा अकाउंटिंग रेशियोज़ का अलग से जो 100 MCQs का जो लेक्चर्स है उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन को मैं डिटेल में और अच्छे से समझा करूँगा। डेट्स वाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक स्पीड अप ले रहा हूँ। द करेंट रेशियो इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, करेंट रेशियो हमारा कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हमारा बैलेंस शीट से कैलकुलेट किया जाता है। क्विक रेशियो जिसको हम लिक्विड रेशियो कहते हैं तो उसको भी हम बैलेंस शीट से लेते हैं। और जो हमारा प्राइमरी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो हमारे यूजर्स ऑफ FS अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे हमारे कौन कौन होते हैं प्राइमरी यूजर्स? मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, ऑडिटर, रेगुलेटर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर, सप्लायर्स, पब्लिक। तो ऑल ऑफ द अबव हमारे होते हैं। लास्ट MCQ, द ट्रू फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इम्प्लाइज दैट, यानी कि अगर हमारे ऑडिटर भैया ने लिख दिया कि जो हमारे FS हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि एब्सोल्यूट एक्यूरेट है, कि प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस हैं? ये तो नहीं होने वाला है क्योंकि हमारे एक्रूवल बेसिस पे बनाए जाते हैं। अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स हैं? ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे बी वाला होगा जो कि हमारा फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो FS बनाए गए हैं वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल और रूल्स के द्वारा बनाए गए और कोई भी उसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट या मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसी के साथ हमारे जो 100 MCQs होते हैं वो हो जाते हैं ख़त्म। एंड इस वीडियो को बंद करने से पहले
यहाँ तक अगर आप इस वीडियो को देखें तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, कमेंट कर देना है, और ये जो नोट्स हैं ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके उस नोट्स को डाउनलोड करिए और नोट्स को देखिए, पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलता हूँ मैं आज से इसके अगले चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।